हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट आर एटली। उनका कार्यकाल 1945 से 1951 था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। उन्होंने ही कहा था, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। एटली ने वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। उन्होंने एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना, समय याद रखिएगा, 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना के अनुरूप ब्रिटिश संसद के द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा और इसके अगले दिन यानी 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई, जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया। ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम से 2 आयोग गठित किए गए। सिरिल रेडक्लिफ, याद रखिएगा, सिरिल रेडक्लिफ को इन दोनों ही आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया। इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बांटने के लिए सीमा निर्धारण करना था। इस कार्य में इन्हें और भी कारकों का ध्यान रखना था। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, याद रखिएगा, जिनमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से थे। गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था, याद रखिएगा, अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत नहीं दूंगा। याद रखिएगा, 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका समर्थन किया। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने। 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में
पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। इसके बाद वर्ष 1951 से 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे और प्रधानमंत्री तथा पार्टी का नेतृत्व एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई। 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने मतदान किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में जो है, ध्यान रखिएगा, समर्पण के रूप में लिया। ठीक है, मैं फिर से इसको दोहरा देता हूं। देखिए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से जो है पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की नियत दिन से, और जब तक दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर ले और उनके अधीन नए विधानमंडल गठित न हो, तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई। स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिया। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा M.A. सुब्बुलक्ष्मी भी कहते हैं, M.A. सुब्बुलक्ष्मी ने गाया। पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, समय याद रखिएगा, 1947 से 1948, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी 1948 से 1950। तो ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। सी राजगोपालचारी वर्ष 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। 1952 से 1954 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री B.R. अंबेडकर थे। याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? B.R. अंबेडकर। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का जो है न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। तो याद रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अंबेडकर। भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस है, इसका दिन याद रखिएगा 26 जनवरी की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। इसी कारण नवंबर 1949 में ही संविधान के तैयार हो जाने के बाद ही क्या किया? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय नेता जो थे 26 जनवरी का जो तिथि था, जो दिन था, इसे यादगार बनाना चाहते थे, 26 जनवरी 1930 का दिन। और ये क्या था? तो देखिए, 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस का जो दिन था, इस तिथि को यादगार बनाना चाहते थे और इसी कारण नवंबर 1949 में संविधान के तैयार हो जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया। समझ में आई बात? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। किसने? आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी, परंतु कोपलैंड महोदय यह कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी।
जिसे इन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया और फिर उसका गला घोटने का प्रयत्न किया। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के एम पडिक्कर ने कहा था, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। तो देखिए इस पर आधारित पहला जो प्रश्न पूछा गया कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी। शुरू में ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी। याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 1945 से 1951 था और इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। सेकंड प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। और थर्ड नंबर है, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। याद रखिएगा, सही जवाब है फरवरी 1947 में। ठीक है, और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। एटली ने वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। 4 नंबर है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। याद रखिएगा, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 20 फरवरी 1947 को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उनका भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है, परंतु साथ ही यह भी कहा यदि तब तक एक संविधान का निर्णय न किया गया तो अंग्रेज को अधिकार होगा कि वे जिसे चाहें उसे शक्ति सौंप दें। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई। उनका कार्य भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। उन्हें याद रखिएगा, इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन क्या करे, ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। प्रश्न संख्या 5, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? सही जवाब है माउंटबेटन योजना, सी ऑप्शन। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए भारतीयों को सत्ता सौंप दिया, और यह जो दिन है 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित कर दिया। लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन एक ही मात्र विकल्प है, विभाजन करना ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर है, माउंटबेटन योजना आधार बनी। माउंटबेटन योजना किसकी आधार बनी? तो सत्ता के हस्तांतरण की और देश के विभाजन की। बी और सी आपका बिल्कुल सही है। 7 नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। सही जवाब है जुलाई 1947 में, बी ऑप्शन। देखिए माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद के द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए
15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 से प्रभावी हुआ। प्रश्न संख्या 8, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था जुलाई, बताइए कब? जुलाई, कब, किस जुलाई को? 18 जुलाई 1947 को। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है 9 नंबर, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो याद रखिएगा माउंटबेटन योजना, सी ऑप्शन। 10 नंबर है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? 3 जून 1947, डी ऑप्शन। 11 नंबर है, कथन ए, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। कारण आर, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, आप बताइए। तो देखिए इन दोनों में से कथन ए आपका, यानी ए ऑप्शन, कथन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, तो याद रखिएगा ए सही ऑप्शन है। देखिए अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। क्रिप्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि एक विकल्प यह था कि भारत में भारी दमन चक्र चलाना और भारत में अनेक वर्षों तक ब्रिटिश फौजों को तैनात रखने के लिए तैयार रहना, जिसका कि निश्चय ही इस देश यानी ब्रिटेन के लोग अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पहले ही जनशक्ति की कमी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। प्रश्न संख्या 12, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए जिनमें से पहले को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, कथन ए, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुसत्ता बनी रही। कारण आर, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुसत्ता संपन्न शासक ने की। ठीक है, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति मूलतः ब्रिटिश शासक के द्वारा ही की गई थी। इसलिए कथन ए जो है गलत है, कारण आर सही है। 13 नंबर है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा तथा इसके अगले दिन यानी 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को जो है प्राप्त हुई थी। 14 नंबर है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, यानी सी ऑप्शन। देखिए 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया। 15 नंबर है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि, बताइए, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। लॉर्ड माउंटबेटन जो वर्ष 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर वायसराय नियुक्त हुए, उन्होंने 3 जून 1947 की घोषणा की कि
भारत के बंटवारे की जो है इन्होंने बात की और कांग्रेस देश के विभाजन पर इसलिए सहमत हुई कि वो बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहती थी। जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मैंने अनुभव किया कि हम भारत का विभाजन नहीं स्वीकार करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा और पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। हमें एक नहीं कई पाकिस्तान मिलते, हमारे तो प्रत्येक कार्यालय में ही पाकिस्तान पोस्ट बना होता। 16 नंबर है, कथन ए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, कारण आर वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। इन दोनों में से बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ए सही है परंतु आर गलत है, सी ऑप्शन। कथन ए सत्य है किंतु आर, कारण जो आर है गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया इसलिए नहीं कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, इसलिए कि सांप्रदायिक दंगों के बढ़ते खतरों से निपटने का यह एक जो है विकल्प था। 17 नंबर है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे, बताइए, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन को सुझाया था कि वे, सही जवाब क्या है कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। क्या करें? जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है शेयर कर लेते हैं। गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं और वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत नहीं दूंगा। 18 नंबर है, रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम से 2 आयोग गठित किए गए। सिरिल रेडक्लिफ को इन दोनों ही आयोगों का अध्यक्ष जो है बनाया गया। इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बंटने के लिए सीमा निर्धारण करना था। इस कार्य में इन्हें और भी जो है कारकों का ध्यान रखना था। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे, जिनमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से थे। 19 नंबर है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब है रेडक्लिफ ने। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग के द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 मिलियन लोगों के बीच 4,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जो है न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। 20 नंबर है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। बताइए, भारत के विभाजन को टालने का जो अंतिम अवसर था वो समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। याद रखिएगा, तो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था, किंतु मुस्लिम लीग, जिसे 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली थी, 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया। 21 नंबर है, 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य जेवी कृपलानी, सी ऑप्शन।
15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था। इसका समर्थन मौलाना आजाद ने किया, जो पहले विभाजन के विरोधी थे। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने। 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। इसके बाद वर्ष 1951 से 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे और प्रधानमंत्री तथा पार्टी का नेतृत्व एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई। 22 नंबर है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही जवाब है जेबी कृपलानी, ए ऑप्शन। 23 नंबर है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, अबुल कलाम आजाद। 3 जून 1947 के विभाजन योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 14 जून 1947 को हुई बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उसका समर्थन किया था। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो याद रखिएगा डॉक्टर किचलू। देखिए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। 25 नंबर है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 से 15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 से 15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया? तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। देखिए, 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खां, या जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके साथ ही डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन इत्यादि ने मतदान किया था। भारत विभाजन का प्रस्ताव गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया, जो पहले विभाजन के विरोधी थे, तथा पटेल और नेहरू ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। 26 नंबर है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो याद रखिएगा संविधान सभा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की। नियत दिन से और जब तक दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर ले और उनके अधीन नए विधानमंडल गठित न हो जाए, तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई। स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिए। 27 नंबर है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल की गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया?
तो याद रखिएगा एम एस सुब्बालक्ष्मी या सुब्बुलक्ष्मी। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एम एस सुब्बुलक्ष्मी ने गाया था। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, कहीं कहीं एम एस सुब्बालक्ष्मी भी दिया गया है, तो सुब्बुलक्ष्मी याद रखिएगा। 28 नंबर है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? गवर्नर जनरल ने। पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। 29 नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, डी ऑप्शन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। याद रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 30 नंबर है, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो आपको मालूम है लॉर्ड माउंटबेटन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 31 है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा कौन था? सी राजगोपालाचारी, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। 1952 से 1954 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे और 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। 32 है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन थे? राजगोपालाचारी, यानी ए ऑप्शन। 33 है, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सेम बताइए, सेम आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। और भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो बताइए, भारत का अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने 24 मार्च 1947 को कार्यभार संभाला और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की। 35 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे बी आर अंबेडकर, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बी आर अंबेडकर थे। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? बी आर अंबेडकर। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। 36 है, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? बताइए, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? इसका सही जवाब क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले, यानी 1950 से 1962, इस दौरान ये भारत के पहले राष्ट्रपति रहे। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद के बाद एस राधाकृष्णन दूसरे, जाकिर हुसैन तीसरे और वीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति थे। 37 है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आप देख सकते हैं। देखिए, इसका सही जवाब होगा, बताइए, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है।
लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल सम्मिलित हुए थे। इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को अपनी योजना प्रस्तुत की थी। 38 है माउंटबेटन योजना, यानी जून 1947। माउंटबेटन योजना ने निम्नलिखित में से किन प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संतुति की थी? माउंटबेटन योजना ने निम्नलिखित में से किन प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संतुति की थी? तो याद रखिएगा, सिंध, बताइए, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। डी है उपयुक्त में से सभी। सही जवाब है उपयुक्त में से सभी। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं। माउंटबेटन योजना, समय याद रखिएगा, 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना के अनुसार पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सभाओं की बैठक 2 भागों में होनी थी, एक मुस्लिम बहुसंख्यक भाग और दूसरा शेष प्रांत के प्रतिनिधियों का। प्रांतीय सभाओं के ये दोनों भाग पृथक पृथक बैठकें करके जो है यह निश्चित करेंगे कि प्रांतों का बंटवारा हो कि नहीं। यदि किसी एक भाग का साधारण बहुमत बंटवारे के पक्ष में मत देता है तो बंटवारे का प्रबंध किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान था और सिंध, बलूचिस्तान तथा असम के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले सिलहट में भी जनमत संग्रह का प्रावधान था। 39 है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। बी ऑप्शन। भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष जो है बनाए गए। 40 नंबर है 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जेबी कृपलानी। सी ऑप्शन। 41 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने। 42 है अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 43 है अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? बताइए, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? महात्मा गांधी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे। 44 है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। बताइए क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बताइए, देखिए याद रखिएगा, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में, यानी 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस का जो दिन है, इस तिथि को यादगार बनाना चाहते थे और इसी कारण नवंबर 1949 में ही संविधान के तैयार हो जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। 45 है भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। यह कथन किसका है? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन है आर कोपलैंड का। बी ऑप्शन। आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की संतति थी, परंतु कोपलैंड महोदय यह कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी जिसे इन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया और फिर उसका गला घोटने का प्रयत्न किया।
46 है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? याद रखिएगा, के एम पणिकर, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसके बारे में एक दो पॉइंट है तो डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर जो है के एम पणिकर ने कहा था, क्या कहा था? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के एम पणिकर ने कहा था ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। 47 है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था, कौन था? तो जॉर्ज सस्टम, यानी बी ऑप्शन। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आजाद हुआ। उस समय ब्रिटेन का राजा जॉर्ज सस्टम था। जॉर्ज सस्टम को दिसंबर 1936 में ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया और वह मई 1937 में गद्दी पर बैठा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भारत का संवैधानिक विकास के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने घटना चक्र का पीडीएफ अभी तक नहीं लिया, तो अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, या टेलीग्राम चैनल या क्विज ग्रुप, यहां पे भी आप जा सकते हैं। और इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे भी आपको इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।